संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 23। एक बीज का जीवन कब सार्थक होता है? जब वह पेड़ बन जाता है। क्या बीज फ्रिज में पड़ा पड़ा पेड़ बन सकता है? तब उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक बीज है, पेड़ बनना चाहता है, छायादार फलवान पेड़ बनना चाहता है। इसके लिए हमको भी रेफ्रिजरेटर से बाहर आना पड़ेगा। अपने को बचाए रखकर हम पेड़ नहीं बन सकते। हम सामाजिक सरोकारों की चिंता करने वाले समुदाय के बीज हैं। तब आज हमें यह संकल्प दोहराना है कि हम सामाजिक सरोकारों के वृक्ष बनेंगे, लोकतंत्र के चितेरे वृक्ष बनेंगे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए लाखों देशवासी संकल्पित हुए थे, आज फिर परोक्ष रूप में नहीं प्रत्यक्ष में वैसा ही संकट दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। मीडिया आग में घी डालने लगा है। हमें लोकतंत्र को हरा भरा रखने का संकल्प लेना है। हम सब पेड़ बन जाएं बस। क्या करना पड़ेगा वैसा पेड़ बनने के लिए? एक ही मार्ग है, जमीन में गड़ जाना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। यही त्याग आपको सार्थक जीवन जीने का अवसर देगा। आपको ऐसे मीडिया की सूची बनानी होगी जो जनता का साथ छोड़कर सरकारों के पक्ष में सही गलत की परवाह नहीं करते, जनता को गलत जानकारियां देते रहते हैं, सरकार विरोधी लोगों और दलों पर आक्रमण करते रहते हैं, लोकतंत्र पर प्रहार करके धन कमाना चाहते हैं। पत्रकारिता केवल उनका चोला ही रह गया है। आपको संस्थान स्तर पर तथा संगठन के स्तर पर ऐसे फैसले करने चाहिए कि उनकी पावर कट की योजना लागू की जा सके। उन्हें सोचने के लिए एक मौका मिलेगा कि उनका मूल दायित्व पीछे छूट रहा है। वे अपने स्वार्थ की खातिर देश की बलि चढ़ा रहे हैं। उन्हें पटरी पर लाना है। वे भी हैं तो अपने ही। उन्होंने कर्म के स्थान पर धन को उद्देश्य बना लिया और मर्यादाएं छोड़ दी। सत्य का मार्ग कांटों भरा अवश्य है, किंतु उसमें जीवन की खुशियां और सार्थकता भरी है। इतिहास में लेने वालों का नाम नहीं, देने वालों का नाम दर्ज होता है। पेड़ कभी कुछ लेता नहीं है, बस देता ही है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लकड़ियां दे जाता है। तो आइए हम लेना छोड़कर देने का संकल्प करें। लोकतंत्र को भी हरा भरा रखें और उसकी रक्षा के लिए सदा कटिबद्ध भी रहें। हमारे सारे सपने इसमें से ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सपने आत्मा से जुड़े हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं हैं। आत्मा हम सब में एक ही रूप है। समूह संवाद में संप्रेषण मात्र कोई कला, शिल्प या शारीरिक श्रम का कार्य नहीं है। यह तो एक धर्म है। प्रश्न उठता है, धर्म कैसा? सामान्य भाषा में कहें तो यह एक जीवन की पद्धति है, एक सुविचारित, सुनियोजित जीवन पद्धति जो उसकी संपूर्ण नैतिकता और आचार संहिता को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से ग्रहण की गई है। जब कोई व्यक्ति समूह संवाद अथवा पत्रकारिता को अपनी जीवन पद्धति या एक धर्म के रूप में स्वीकार करता है, तब उसका स्वरूप भिन्न होता है, क्योंकि धर्म या आस्था सदैव व्यक्ति की आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। इसका अर्थ है प्रतिबद्धता, इसका अर्थ है अंतर्भाविता। इसके लिए एक सुदृढ़ इच्छा शक्ति अनिवार्य है। धर्म की चेतना का उद्भव केवल आत्मा की गहराई से हो सकता है। यह चेतना ही आपको ज्ञान और विवेक के पथ पर ले जाती है। सिद्धांततः धर्म के साथ जुड़ जाने पर व्यक्ति को सांसारिक क्रियाकलापों से दूर हो जाना चाहिए। इसको वैराग्य, मन की शक्ति कहते हैं, जिससे ऐश्वर्य या संसार के वास्तविक सुख प्राप्त होते हैं। यही जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक संप्रेषण प्रक्रिया के मूल में यही एक तत्व विद्यमान है कि संप्रेषण सदा आत्मा से आत्मा के बीच होता है। अन्य सब या तो माध्यम है या उपकरण है। माध्यमों और उपकरणों के बीच कोई संप्रेषण स्थापित नहीं हो सकता। व्यक्ति का अहंकार उसकी आत्मा को ढक लेता है और संप्रेषणों को आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। बुद्धि हावी हो जाती है, तर्क और विवाद बढ़ जाते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार संप्रेषण का मूलभूत आधार यही है कि जब तक हम स्वयं संप्रेषण के एक अंश बनकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक संप्रेषण संभव नहीं होगा।
यह अत्यंत आवश्यक है कि संप्रेषण के लक्ष्य बिंदु पर प्रत्येक को हमारी उपस्थिति दिखाई दे और महसूस हो। आत्मा से आत्मा तक यदि संप्रेषण होता है तो ग्रहणकर्ता स्वयं संप्रेषण में रूपांतरित हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का आधार भी यही सिद्धांत है। प्रेम में भी यही परिणति होती है। जब दो प्राणी एक हो जाते हैं, इसका अर्थ है संप्रेषण और ग्रहणकर्ता एक हो जाते हैं। हम एक प्रक्रिया को संप्रेषण के सार्वभौमिकरण की संज्ञा दे सकते हैं, जो समस्त भाषाओं, सीमाओं, राजनीति, देश, काल आदि से ऊपर है। बालक को भावनात्मक स्तर पर दान प्रतिदान की कला का अनुभव नहीं होता। या तो उसमें भावुकता का अभाव होता है, या फिर यह व्यवहार उसकी दृष्टि से इतना कठोर होता है कि उसको इसमें क्रूरता झलकती है। वही बालक अपने वर्ग के किसी अन्य बालक की भांति टेलीविजन और स्कूली किताबों के सहारे बड़ा होता है। यह परिवेश उसको उसकी उम्र की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से अधिक परिपक्व बना देता है। टेलीविजन उसको वासना और अपराध से परिचित कराता है। स्कूली किताबें उसकी बौद्धिक लब्धि को बढ़ाती हैं। फलस्वरूप वह अपनी पुरानी पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसके पास अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं होती। वह अपने वर्तमान में खो जाता है, उसमें भावनात्मक निरस्ता आ जाती है। वह हताश, अशांत, तनावग्रस्त रहने लगता है। न तो परिवार में कोई उसको चाहता है और न ही वह अपने परिवार को चाहता है। वह अपने भीतर पनप रहे एकाकीपन से भी अनभिज्ञ रहता है। उसके वैवाहिक जीवन में भी उसको अपनी गहरी प्रेमानुभूति का प्रतिदान नहीं मिल पाता। इस भावात्मक शून्यता के कारण उसके जीवन का मानवीय उल्लास दूर हो जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ भी एकात्म नहीं हो पाता और वे सदा दो ही बने रहते हैं। दोनों एक ही विभाग में भिन्न भिन्न विषयों के दो प्रोफेसरों की भांति हो रहते हैं। यह है वर्तमान के तथाकथित आत्ममुक्ता से ग्रस्त समाज की एक तस्वीर। कल्पना करें, जब वही व्यक्ति जनसंचार के क्षेत्र में उतरेगा तो उसके शरीर और बुद्धि तो होंगे, पर हृदय और आत्मा नहीं होंगे। जब उसके मन में समाज के प्रति संवेदनशीलता ही नहीं होगी तो वह उसकी समस्याओं और सरोकारों को कैसे उभारेगा और क्या संप्रेषण करेगा? वह किस प्रकार अपने आप को समाज के साथ जोड़ पाएगा या कि मानवीय पीड़ाओं में कैसे भागीदारी निभाएगा? स्पष्ट है, पत्रकारिता की संरचना ही आज संप्रेषण से दूर होती हुई एक बड़ा व्यापार बनती जा रही है। जनसंचार माध्यमों के केंद्र आज एक के बाद एक बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का रूप ले रहे हैं। समस्त आक्रामक विपणन पद्धतियों का उपयोग करते हुए वे अपने उत्पादों को तेल साबुन की भांति बेचने का प्रयत्न करते हैं। जनसंचार की सामान्य समझ भी आज बदल रही है। अब यह भी सूचना प्रधान हो गई है। आकर्षक दृश्य विधान इसकी शक्ति बन गया है। इसके मूल विषय की अवधि घटकर पूरे दिन के कुछ घंटों में सिमट गई है। आखिर ऐसा जनसंचार कर्म समाज में क्या परिवर्तन ला सकता है? क्या यह समाज को एक निर्दिष्ट दिशा की ओर प्रेरित कर सकता है? सच तो यह है कि आज जनसाधारण भी मीडिया के साथ भावात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते। उनके लिए तो यह थोड़े समय का मनोरंजन है या फिर वक्त काटने का साधन मात्र है। आज के मीडिया कर्मी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सुख, आनंद, मिठास आदि गुण बुद्धि के हैं ही नहीं। यह एक बहुत बड़ी खाई है जो मन को बुद्धि से पृथक करती है। आप अच्छी से अच्छी बात कहें, यदि उसमें मिठास नहीं है, अपनापन नहीं है, संवेदना नहीं है, तो वह प्रभावहीन ही नहीं अपितु नकारात्मक बन जाती है। बुद्धि का संप्रेषण केवल बुद्धि को ही प्रभावित कर सकता है। बुद्धि मन के द्वारा देखने में असमर्थ होती है, जबकि मन को संप्रेषण के लिए किसी भाषा की दरकार नहीं होती। एक बालक जिसने अभी बोलना नहीं सीखा है, वह भली भांति जानता है कि उसकी माँ उसको क्या खिला रही है। भोजन का स्वाद ज्यों ही उसकी समझ के तंतुओं को छूता है, त्यों ही उसमें वह अपनी माँ के प्यार की अनुभूति करने लगता है। कुशल पत्रकार भी मन के माध्यम से ही संप्रेषण करता है।
वह इस तथ्य को भलीभांति समझता है कि यह मन ही है जो संप्रेषण करना चाहता है, मन ही है जो कानों से सुनता है और आँखों से पढ़ता है। इसके अतिरिक्त यह मन ही है जो पत्रकारिता को श्रेष्ठ संप्रेषण की कला का रूप देता है तथा अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है।